हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों, अभी तक हमने पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक कवर अप कर लिए हैं जी, जिसमें कि मैं इस टाइम आपको पढ़ा रहा था संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आपके वनडे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो भी आपके वनडे एग्जाम के लिहाज से इंपोर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करवा दिया था। आई होप आपने वो वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से देखा होगा और आई होप आपको वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अब मैं आज आपको जो उसके कुछ बचे हुए जो अनुच्छेद रह गए थे, यानी कि संविधान के हमारे जो महत्वपूर्ण संशोधन का पार्ट 2 आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ। जो भी हमारे पिछले पार्ट में जो कुछ अनुच्छेद रह गए थे, आज हम उनको यहाँ पे सारे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए दोस्तों, सेम कंडीशन यहाँ पे आपके वर्ष हैं आपके कि किस वर्ष किया गया, यहाँ की विशेषताएं कि उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए थे। ठीक है दोस्तों, हमने भी इससे पहले पढ़ लिए थे। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपका अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अगर पूछा जाएगी बताइए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के जरिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो हमारे हमारे संविधान में किए गए थे वो कुछ इस प्रकार है। देखिए इसके तहत क्या क्या किया गया। इसके तहत पंचायती व्यवस्था को वैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जब पंचायती चुनाव होते थे कि मतलब ऑप्शनल थे कि कोई राज्य चाहे तो हमारा अपने राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू कर सकता है, तो कोई राज्य चाहे अपने राज्य में पंचायत की व्यवस्था लागू नहीं कर सकता। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये पंचायती व्यवस्था को एक तरीके से वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई कि मतलब अब तो ये हो गया कि ये अब संवैधानिक निकाय बन चुकी थी कि हर राज्य में पंचायत होगी। ठीक है, तो इसके तहत पंचायती व्यवस्था को वैधानिक मान्यता या हम कहें कि संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद फिर इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि किससे संबंधित है आप जानते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसके तहत पंचायत को 19 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। ठीक है, इसमें फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके तहत पंचायत को 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। सड़क बनवाना, नाली बनवाना, ये कुछ कार्य होते हैं। ठीक है, तो फिर इसी में ही फिर एक भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया किसके तहत, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से हमारे संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। फिर ठीक है, फिर देखिए आपका अगला आता है 74वां संविधान संशोधन 1992। देखिए दोनों आपके 73वें संविधान संशोधन और आपका 74वां संविधान संशोधन दोनों एक ही वर्ष में हुए थे। ठीक है, 73वां और 74वां कब हुए थे, दोनों सेम वर्ष में होते। तो आप इनको दोनों को साथ याद रखिएगा क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं सेम ही। देखिए इसमें ये किस लिए था, ये था गांव के लिए और ये किस लिए था, शहरों के लिए। ठीक है ना, देखिए इसके तहत क्या क्या किया गया। इसके तहत शहरी स्थानीय निकाय को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, सेम कंडीशन जैसे कि वहाँ पे पंचायती व्यवस्था को वैधानिक मान्यता दी गई थी और इसमें 74वें संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, इसके तहत फिर क्या हुआ था, इसमें फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो आप जानते हैं किससे संबंधित है, शहरी निकायों से। ठीक है, और फिर इसके तहत क्या हुआ, जिसके तहत इसको यानी कि शहरी निकाय जो होती है आपकी नगर पालिका नगर निगम को 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए जो कि यही होते हैं जो कि गांव में होता है रोड बनाना और इनका काम होता है शहरों में रोड वगैरह, रोड नाली वगैरह आदि का निर्माण करवाना। ठीक है, या उनकी व्यवस्था को देखना। ठीक है, फिर इसी के तहत संविधान में भाग 9 यानी कि 9 क को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ भी जोड़ा गया भाग 9 को। फिर इसी का एक उपखंड आपको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 9 क जोड़ा गया। ठीक है, फिर आपका अगला आता है 84वां संविधान संशोधन 2001। देखिए इसमें 84वां संविधान संशोधन 2001 में क्या हुआ, देखिए 2026 तक इसके तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में हमारी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545, और हर राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो जैसे कि इसी के तहत क्या किया गया था, 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या को निश्चित कर दी गई। यानी कि 2026 से पहले लोकसभा और किसी भी राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हमारे देश में अगर भी हम जानते हैं हमारी लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो देखिए दोस्तों ये 2026 तक 545 ही रहेंगी। 2026 से पहले इनको नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो इसके तहत ये प्रावधान किया गया था। किसके तहत, ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये प्रावधान किया गया जिसमें कि
2026 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। फिर आपका आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। देखिए इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें क्या क्या की हुई यहाँ पे। एक तो इसमें अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत क्या हुआ, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और इसके मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा थी वो क्या थी, मूल कर्तव्य थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको 21A में जोड़ करके 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है मौलिक रूप से, ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप से। फिर इसमें अगला हुआ अनुच्छेद 45। जैसे कि आप जानते हैं अनुच्छेद 45 किससे संबंधित, मौलिक कर्तव्य संबंधित है। पहले ये जो आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष की जो बच्चों की शिक्षा थी, ये पहले मौलिक कर्तव्य में आती थी, इसको यहाँ से उठा करके 21A में डाल दिया, जो कि क्या क्या बन गया, फिर मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है। इसके तहत फिर क्या हुआ कि 0 से लेकर, देखिए फिर आपका अनुच्छेद 45 में क्या बदलाव किए गए, 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण शिक्षा मूल कर्तव्य है, ठीक है। अगर इसमें ये कहा गया कि अगर सरकार के द्वारा अगर 6 से लेकर के 14 वर्षों के बच्चे को शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य है अगर सरकार का, तो उसके तहत फिर ये भी है कि अनुच्छेद 45 के तहत 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और शिक्षा ग्रहण करवाना हर पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता का मूल कर्तव्य है, ठीक है। अगर सरकार उनके 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा दे रही है, तो उनके माता पिता यानी कि जो उनके शिक्षक है उनका भी ये मूल कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा या और पोषण दें, ठीक है, इनका मूल कर्तव्य है। फिर इसमें अनुच्छेद 51A के तहत क्या हुआ, 51A के तहत इसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। जैसे आप जानते हैं हमारे कुछ मूल कर्तव्य होते हैं हमारे, तो उसी में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, किसके तहत, 51 के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। फिर आपका अगला आता है 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। ये कब हुआ था, देखिए इसके तहत क्या क्या हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए, देखिए मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी निम्न सदन में, ठीक है। इसके तहत ये किया गया। दोस्तों जैसा जानते हैं कि हमारी जो लोकसभा, जैसे कि हमारी लोकसभा होते हैं उसके जो हमारे जो सांसद होते हैं उसके केवल 15% सांसद ही मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि आप यह सोचेंगे कि 545 सांसद ही मंत्री बन जाएंगे, हमारे सांसदों में से कुछ ही मंत्री बनते हैं, जो कि कितने बनते हैं, 15% बनते हैं। पहले ये जो संख्या इनकी फिक्स नहीं थी, मतलब पहले ऐसा था कि कितने भी सांसद मंत्री बन जाया करते थे, कभी 10%, कभी 12%, कभी कितने परसेंट, मतलब ऐसे कोई एक तरीके से एक कैप फिक्स नहीं था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से क्या व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद यानी कि जो मंत्री बनेंगे उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि लोकसभा में अगर 545 में किसमें, निम्न सदन के लिए है, यानी कि हम जानते हैं कि हमारे संसद में हमारे जो निम्न सदन को क्या है वो हमारा लोकसभा है। यानी कि लोकसभा में अगर 545 सांसद हैं तो उनमें से केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो आप 545 का 15% अगर निकाल देंगे तो उतने लोग ही से मंत्री होते हैं वर्तमान में हमारी पार्लियामेंट में, ठीक है। यानी कि हमारी सरकार में 15% लोग ही मंत्री होते हैं, ठीक है। और सेम यही कंडीशन राज्यों के लिए भी की गई कि राज्यों की जो विधान परिषद होगी उसमें भी मैक्सिमम लोग 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन राज्यों के लिए एक कंडीशन और की गई कि अधिकतम 15% या फिर न्यूनतम कम से कम 12 लोग तो मंत्री होने ही चाहिए। जैसा याद है क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कुछ ज्यादा ही कम है, तो उनके लिए किया गया ये कुछ प्रावधान किया गया कि मैक्सिमम 15% और मिनिमम कम से कम 12 लोग तो राज्य में मंत्री होने ही चाहिए, ठीक है। किसी भी राज्य की कैबिनेट में मंत्री होने चाहिए। तो ये व्यवस्था 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से की गई थी, ठीक है। फिर आपका अगला आता है 92वां संविधान संशोधन 2003। 91 का भी 2003 में हुआ था, फिर उसके कुछ टाइम के बाद ही 92वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। देखिए इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, हमारी 22 भाषाएं, ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जिसको इन चारों को जोड़ने के बाद हमारे संविधान में 22 भाषाएं बन पाई, ठीक है। 22 भाषाएं, पहले 18 थी, लेकिन 92वें संविधान संशोधन 8 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन सी,
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यानी कि 19वीं भाषा थी, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो इनके जोड़ने के बाद 22 भाषा हमारे संविधान में बन गई। अब कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आखिरी बार हमारे हमारे संविधान में भाषाएं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो आपका आंसर क्या होगा? 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। या फिर अगर वर्ष पूछा जाए तो वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमारी देश की भाषा से संबंधित है कि हमारे देश में 22 भाषाएं हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आधिकारिक कार्यों में। फिर आपका अगला आता है 100वां संविधान संशोधन 2015 में। ये बिल्कुल लेटेस्ट ही पूछे जाते हैं। देखिए, 100वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से क्या हुआ कि भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण एक समझौते पर हस्ताक्षर की, जिसके तहत क्या हुआ, कुछ हमारे गांव जो बांग्लादेश के हिस्से में आते थे, कुछ हमारे गांव जो बांग्लादेश के हिस्से में थे वो हमको बांग्लादेश ने वापस किए, और बांग्लादेश के कुछ गांव जो हमारे हिस्से में थे वो हमने उनको वापस कर दिए। ठीक है, जैसे कि जिसके तहत क्या हुआ कि इंडिया को 51 गांव मिले जो कि हमारे बांग्लादेश के हिस्से में थे, जो कि उनके राज्य क्षेत्र में थे। बांग्लादेश में वो भारत को किया हस्तांतरित, और जो बांग्लादेश के जो 111 गांव जो हमारे हिस्से में थे हमने उनको हस्तांतरित कर दी। किसके तहत? 100वें संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ गाँवों का आपस में आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, 100वें संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से। फिर आपका अगला आता है आखिरी अभी तक का जो संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है, 101वां संविधान संशोधन 2016। देखिए, ये इसके तहत क्या किया? इसके तहत आपके संविधान में जीएसटी को ऐड किया गया है। 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से ही हमारे संविधान में जीएसटी को ऐड किया गया है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि लागू कब से हुई थी? आपकी 1 जुलाई 2017 से आपकी जीएसटी लागू हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके संविधान, जो हमारे महत्वपूर्ण संविधान के संशोधन जो कि आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ सारे के सारे संविधान संशोधन कवर अप करवा दिए। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद।